इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक आइसोलेटेड आइलैंड को दिखाते हुए। उस आइलैंड पर बहुत सारी गुफाएं मौजूद थी, इसीलिए कई सारे रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर अपनी रिसर्च करने आया करते। उसी तरीके से हम कुछ रिसर्चर्स को देखते हैं जो कि अंदर की चीजें एक्सप्लोर करते जा रहे थे। जैसे ही वो सारे आर्कियोलॉजिस्ट एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। ये आकृतियां बहुत सालों पहले की लग रही होती हैं और देखकर उन्हें पता चल गया था कि ये सभी एंटीक चीजों में से एक है। जब उनमें से एक बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट और ज्यादा रिसर्च करने के लिए अंदर जाता है तो उन्हें जमीन पर कुछ अजीब सी चीजें बनी हुई दिखाई दी। ये एक अननोन लैंग्वेज होती है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। जब उस बूढ़े आर्कियोलॉजिस्ट ने सारी चीजें अच्छी तरीके से देखी तो उसके अंदर डेविल के चित्र बने होते हैं और ये चीजें वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट सीधा रिलेट कर रहा था पैन नाम के एक खतरनाक ईविल के बारे में, क्योंकि उसका भी चित्र इसी तरीके से बनाया जाता था। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि पैन नाम का ये खतरनाक डेविल के पास ऐसी शक्तियां हैं कि ये किसी को भी ऐसी दुनिया में भेज सकता है जिसकी कल्पना आज तक की नहीं गई होगी। और ये खतरनाक डेविल पानी के अंदर रहा करता था। आज तक जो भी इस खतरनाक डेविल के सामने आया जिंदा ही नहीं बचा। इन सारी चीजों को जांच करने के बाद पता चलता है कि जो भी डिटेल्स वहां पर दी गई हैं उससे वो एक गेम बना सकते हैं। तो वो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट अपने साथियों को कहने लगा कि हम इसकी मदद से एक गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसी गेम होगी जहां पर रियलिटी में शैतान आ सकते हैं और इस टाइप की गेम अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसके पहले ओनर बनना चाहिए और बहुत प्रॉफिट कमाना चाहिए। अब उनमें से निक नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये बात पता चली तो वो सीधा अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड मेंबर को बताता है। हेड ने यहाँ निक को सीधा कह दिया कि तुम उन सारे लोगों को रोक कर रखो, जब तक मैं वहां पर नहीं आ जाता तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। हालांकि कंपनी के हेड मेंबर ने ये बोल दिया होता है और वो अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था उस आइलैंड पर जाने के लिए। कुछ ही घंटों के अंदर जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी टीम का जो बूढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो मारा गया था। उनके साथ मौजूद किसी लेडी को भी जान से खत्म कर दिया गया। जब वो हेड गुफा के अंदर की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने निक खड़ा हो गया। निक का बिहेवियर पहले से बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था और उसके पूरे बॉडी पर खून लगे हुए थे। हेड के पूछने पर निक ने साफ साफ बता दिया कि वो गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमने वो डेविल का गेम एक बार जैसे ही स्टार्ट किया तो हम सभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करने लगे और अंत में सारे लोगों की जानें चली गई। तो निक अपने हेड मेंबर को यही बोल रहा था कि इस गेम को नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। ये एकदम कर्स गेम है जो डेविल को इस दुनिया में ला सकता है। लेकिन उनकी कंपनी का हेड को इससे कुछ मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ गेम लोगों के बीच में लाना था और प्रॉफिट कमाने थे। इसीलिए अब निक एक बंदूक निकालता है और सीधा अपने ही बॉस को शूट कर देता है। उसका बॉस वहीं पर मारा गया था। लेकिन अगले ही मोमेंट में निक ने अपने आप की भी जान ले ली, क्योंकि वो चाहता था कि इस खतरनाक गेम के बारे में किसी को ना पता चले और वो सारी चीजें इसी आइलैंड की गुफा में दफन हो जाएं। इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, इसीलिए चीजें सीक्रेट की सीक्रेट ही रही। अब हमें यहाँ कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोनी और एरिका नाम के दो कपल अपने अंकल के पास जा रहे थे। एंटोनी और एरिका के अंकल का फार्म हाउस उसी आइलैंड के ऊपर होता है। वो सभी तो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर आए थे। एंटोनी और एरिका के साथ उसके कई सारे कपल दोस्त थे। एक का नाम ट्रेंट कैथी था तो दूसरे का नाम जॉश एनी और तीसरे का नाम रॉबर्ट और वेरोनिका। रिक नाम का एक पायलट दोस्त भी उन्हें ज्वाइन कर रहा था इतने समय बाद। वो सभी तो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं जो इतने समय बाद रीयूनाइट हो रहे हैं। वो सभी तो पीट नाम के एक आदमी के घर पर चले गए जो उसका टूरिस्ट गाइड होता है। पीट के सामने बैठने पर वो उन सभी को इस आइलैंड के बारे में कुछ बताने लगा। पीट कहता है कि एक फैमिली इसी आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आई थी, लेकिन वो बुरी तरीके से मारी गई। पीट के पेरेंट्स ने तो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि इस आइलैंड पर कहीं न कहीं ऐसी गुफाएं हैं जहां पर डेविल जैसी खतरनाक आत्माएं रहती हैं और अगर उनसे कांटेक्ट में एक बार आ गए तो वो तुम्हारी जान लेकर रहेगी। एक तरीके से पीट उन सभी को डराने की कोशिश कर रहा था, पर उनमें से कोई डरता नहीं। सभी के सभी दोस्त एक साथ मिलकर घर के अंदर मजे करने लग जाते हैं। आखिर वो सारे लोग इतने समय बाद मिले हैं और उस मोमेंट को बहुत एंजॉय भी करते हैं। अब अचानक उस अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी चली जाने के कारण एंटोनी सारी जगह की जांच कर रहा था। एंटोनी जब बेसमेंट की तरफ आया क्योंकि उसे अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। वो जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर आता है तभी वो सीढ़ियां टूट गई थी। एंटोनी की नजर तभी अचानक एक दीवार के ऊपर पड़ी होती है। उसे तो एक वुडन पैनल से ढका गया था, इसीलिए एंटोनी उसे निकाल रहा होता है। एंटोनी अब तुरंत ही उस जगह पर जो भी चीजें थी उसे बाहर निकालने लगा। वहां पर तो एक छोटा सा चाकू और अजीब तरीके का बॉक्स मौजूद होता है।
एंटोनी के बुलाने पर बाकी सारे लोग भी नीचे आ गए और उस चीज को ऊपर लेके आने में मदद करने लगे। सभी लोग उस बॉक्स को बीच में रख देते हैं और उसे ओपन करने के बाद पता चला कि ये तो वही गेम है जिसे कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि वो खतरनाक डेविल वाला गेम जिसके कारण इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट की जाने गई थी। उसके अंदर तो निक और उस बूढ़े आर्कियोलॉजिस्ट की फोटो भी होती है जिसने कि सबसे पहले इस गेम को खेला था और सभी के सभी मारे गए। लेकिन एंटोनी के सारे दोस्त तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस गेम को खेलने के लिए, पर उन्हें इसकी सच्चाई बिल्कुल नहीं पता थी कि ये उन सभी की जान ले सकता है। सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस गेम को खेलकर बहुत मजे करेंगे। गेम के सिंपल रूल्स थे कि हर एक प्लेयर को अपना अपना एक कैरेक्टर चुनना होगा और उसमें 2 डाइस होंगी जिसमें हर एक कैरेक्टर को डाइस रोल करते हुए उतने बार आगे बढ़ाना होगा। फिर एक कार्ड उठाकर उस पर जो भी चीजें लिखी गई हैं उसे सभी के सामने करना ही होगा। गेम का ये पूरा प्रोसेस सभी को बहुत इजी लगता है और वो एक्साइटेड थे कि आखिरकार कार्ड में क्या क्या लिखा होगा। तो वो सभी अपने एक्साइटमेंट को और रोक नहीं सकते थे और अब खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सब ने अपने हिसाब से एक एक कैरेक्टर चुन लिया था। उस पूरे गेम के ऊपर शैतान के निशान बने हुए होते हैं, इसीलिए रिक सभी को डराने लगा। सबसे पहले ट्रेंट उन डाइस को रोल करता है और अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है। जब उसने एक कार्ड उठाकर पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें लिखा था कि तुम अपने मन की भड़ास निकालो और जिसने भी गलत किया है उसे उसके सामने बोलो। ट्रेंट तो अब यहाँ पर रॉबर्ट नाम के अपने उस दोस्त को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगा, क्योंकि ट्रेंट की रेफरेंस की वजह से ही रॉबर्ट को उसकी कंपनी में जॉब मिली थी और धीरे धीरे रॉबर्ट काफी ज्यादा ऊंची पोजीशन पर चला गया, पर उसने वापस ट्रेंट को थैंक यू तक नहीं बोला था। अब कंडीशन ऐसी आ चुकी थी कि उसी कंपनी ने ट्रेंट को निकाल दिया और उसकी पोजीशन पर रॉबर्ट को रख दिया। रॉबर्ट यहाँ पर ट्रेंट को समझाता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, पर अब बात हो चुकी है, ये सभी अब वापस डिस्कस करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा मोमेंट तो ये बना कि ट्रेंट और रॉबर्ट एक दूसरे से गले लगकर अपनी सारी दुश्मनी मिटा देते हैं। लेकिन अब अचानक एनी नाम की एक लेडी को ट्रेंट का चेहरा किसी शैतान जैसा दिखने लगा था, पर अगले ही मोमेंट में ट्रेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। सभी यही सोच रहे थे कि एनी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद रिक नाम का उनका एक साथी डाइस रोल करता है और नंबर के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है। जब उसने कार्ड को उठाया तो उसके अंदर लिखा था कि तुम्हें जो पछतावा है वो सबके सामने बोल दो। रिक तो यहाँ पर सबसे पहले कैथी से माफी मांग रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले कैथी के भाई के एक कार एक्सीडेंट हो चुका था। उसके साथ रिक भी होता है, लेकिन रिक बच गया। रिक यहाँ पर कैथी से यही माफी मांग रहा था कि इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी। मैंने तो तुम्हारे भाई को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि तुम ड्रिंक मत करो, पर उसके भाई ने ड्रिंक करते हुए कार चलाई, जिससे कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वो इसमें मारा गया। यहाँ रिक ने कैथी से माफी तो मांग ली थी, लेकिन कैथी उसे माफ नहीं करती, क्योंकि जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। दोनों में इसी बात पर बहुत बहस होने लगी। इसी वजह से ट्रेंट उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर वहीं बैठ गए। अब यहाँ वेरोनिका नाम की लड़की डाइस रोल करते हुए कार्ड उठाती है जिसमें लिखा था कि तुम उन लोगों का नाम लो जिससे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। वेरोनिका ने तो एंटोनी और ट्रेंट का नाम लिया था, जिससे कि एरिका और कैथी काफी ज्यादा जेलस फील होने लगी, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड को अगर कोई पसंद करेगा तो उन्हें जेलसी तो होगी ही। अब यहाँ पर बारी कैथी की आ चुकी थी, जिसके कार्ड में लिखा हुआ था कि तुम्हें एक सच्चाई बोलनी है और सामने वाले को माफ करना है। तब जाकर कैथी ने अपने बॉयफ्रेंड ट्रेंट को एक सच्चाई बताई कि स्कूल में रिक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं बहुत मदद मांग रही थी, लेकिन रिक ने मुझे छोड़ा नहीं। ट्रेंट इस बात से बहुत गुस्सा होने लगता है कैथी के ऊपर, क्योंकि उसने आज तक ये बात उसे नहीं बताई थी। अब तो सारे लोगों के बीच में रिक बहुत ही ज्यादा बेकार बनते जा रहा था, क्योंकि रिक ने अब तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं होता और सभी उसके अगेंस्ट थे। इसी वजह से रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर इसके बाद कभी भी रीयूनियन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। रिक तुरंत ही ड्रिंक लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। बाकी सारे लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि एनी नाम की लड़की डाइस रोल करते हुए अपना कार्ड उठाती है, पर सभी देखकर चौंक गए, क्योंकि एनी का जो कैरेक्टर था वो अपने आप ही हिल रहा होता है। उन्हें नहीं समझ रहा था कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, फिर अपने आप कैरेक्टर्स कैसे मूव हो रहे थे। सभी लोगों को ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो इस गेम को और भी ज्यादा खेलने के चक्कर में पड़ रहे थे। बाहर की तरफ रिक ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, पर तभी उसकी नजर एक खिड़की के ऊपर गई जहाँ पर एक अजीब तरीके का क्रिएचर मौजूद था। वो क्रिएचर सीधा रिक को देखता जा रहा होता है। रिक भी उसे देखकर एकदम चौंक गया, पर अगले ही मोमेंट में वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है।
रिक ने सोचा कि उसने ज्यादा पी रखी है, इसीलिए उसे विजन्स दिखाई दे रहे हैं। वो वहां से फिर दूसरी तरफ चला गया। बाकी सारे लोग भी अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे करने के लिए बाहर की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ ट्रेंट ही मौजूद था जो उस गेम को अभी भी खेल रहा होता है। अचानक अब ट्रेंट को गेम के बीचों बीच कुछ विजनरी सीन्स दिखाई देने लगे, जिसमें वो साफ साफ देख पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड केथी ने जिस प्रकार बताया है कि रिक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वैसी कोई बात ही नहीं होती है, बल्कि उस समय तो केथी ही रिक के पास गई होती है इंटीमेट होने के लिए। इस बात से ट्रेंट बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे एक और सीन दिखाया गया जिसमें कि रॉबर्ट जो उसकी कंपनी में काम करता था, उसने ट्रेंट के प्रेजेंटेशन गलत प्रेजेंटेशन से बदल दिए होते हैं। रॉबर्ट ये सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन पाने के लिए कर रहा था। ट्रेंट का तो दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट हो रही थी। ट्रेंट तुरंत ही रॉबर्ट के पास जाता है और उसे मारने लगता है। बाहर लेके आकर उसने रॉबर्ट के सर पर जोर से हमला किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जब रॉबर्ट ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को बेसमेंट में पा रहा था और उसके ठीक बाजू में ट्रेंट मौजूद होता है। चौंकाने वाली बात ये हो गई कि ट्रेंट की दोनों आंखें एकदम काली पड़ गई होती हैं, जैसे उसे किसी ने पॉसेस कर लिया है और जो चाहे वो करा रहा है। ट्रेंट यहाँ रॉबर्ट से कहने लगा कि तुमने सारे प्रेजेंटेशन चेंज किए जिससे कि तुम मैनेजरियल पोजीशन पर चले जाओ। रॉबर्ट इस बात को मान नहीं रहा होता, इसीलिए ट्रेंट ने एक स्क्रू ड्राइवर से उसके पेट में वार कर दिया। वो तो उसके दांत भी निकाल लेता है। इतना टॉर्चर करने पर रॉबर्ट आखिरकार मान ही गया कि उसने ये गलती की थी, पर वो उससे माफी मांग रहा था कि मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ ट्रेंट जो खुद के कंट्रोल में नहीं था, उसने एक चेन शॉ मशीन उठाई और सीधा चलाते हुए उससे रॉबर्ट के 2 टुकड़े कर दिए। रॉबर्ट तो अब मर चुका था। बाकी सारे साथी पास ही में मौजूद एक लेक के अंदर मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा तो उनकी तरफ ही मंडरा रहा है। एंटोनी जो पानी के अंदर ही मौजूद था वो अब बाहर निकलकर बैठ जाता है। बाकी सारे लोग पानी में मजे कर रहे थे और एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से हमें दिखाया गया कि एक अजीब तरीके का हाथ एनी के पैर को पकड़ रहा है। इसी वजह से एनी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और उसे बाहर निकाला जाता है। एंटोनी ने जब एनी के पैरों पर देखा तो उसके ऊपर गहरा जख्म हो चुका था। बहुत ज्यादा खून निकलने के कारण अब एंटोनी उसका इलाज कराने के लिए एनी को अपने घर में लेकर जाता है। एनी का बॉयफ्रेंड जॉश उसे रुकने के लिए कह रहा था क्योंकि वो उसके साथ चलेगा, लेकिन एंटोनी बोल रहा था एनी का घाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका तुरंत ही इलाज करना पड़ेगा। एंटोनी जॉश की गर्लफ्रेंड एनी को उठाकर सीधा अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। जॉश और एरिका जो पानी में मौजूद थे वो भी बाहर निकलकर अब अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब यहाँ जॉश अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि एंटोनी और उसकी गर्लफ्रेंड एक ही कमरे में मौजूद थे। बाहर निकलने पर जॉश एंटोनी से पूछने लगा कि आखिर तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करना था तो सारे मेडिसिन तो बाहर रखे हुए हैं। पर एंटोनी हंसते हुए जॉश से कहता है कि तुम हम पर शक मत करो, मैं तो नॉर्मली एनी की मदद कर रहा था और वो भी अब ठीक है क्योंकि मैंने सारी पट्टियां बांध दी हैं। इतनी बात कहने के बावजूद भी जॉश को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। जॉश तो अब सीधा अपनी गर्लफ्रेंड एनी के पास भी जाकर यही पूछता है कि तुम दोनों कमरा बंद करके क्या कर रहे थे? एनी जॉश से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि वो उसके ऊपर शक कर रहा था। एनी ने तुरंत ही जॉश की दी हुई रिंग निकाली और उसे बाहर की तरफ फेंक दिया। जॉश के लिए वो रिंग बहुत ज्यादा प्रीशियस थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एरिका भी अब एंटोनी के पास आ गई थी और वो उससे बताती है कि पानी के अंदर जॉश मुझे गंदी तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था। एंटोनी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तुरंत ही निकल पड़ा जॉश को मारने के लिए। दोनों बाहर की तरफ मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉश की आंखें एकदम से काली हो चुकी होती हैं, जिस तरीके से ट्रेंट की हुई थी, और अब वो एक वेपन लेकर सीधा एंटोनी की तरफ जाता है उसकी जान लेने के लिए। बट इसने जैसे ही एंटोनी को मारने की कोशिश की तो एंटोनी ने एक दूसरा हथियार लेकर जॉश के मुंह पर मार दिया। जॉश इतनी बुरी तरीके से घायल होता है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। एंटोनी को नहीं समझा कि जाने अनजाने में उससे क्या हो गया, पर उसने जो भी किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया। अब हमें यहाँ कमरे में वेरोनिका दिखाई जाती है जो कि फ्रेश होकर बाहर आ रही थी, पर उसे तो सामने की तरफ एरिका और एनी बैठे हुए दिखाई देते हैं जिनकी आंखें फिर से काली हो चुकी थी। वो दोनों कह रही होती है कि तुम्हें हमारे बॉयफ्रेंड्स पसंद हैं, इसीलिए हम तुमसे बदला लेने आए हैं। दोनों ही नुकीले हथियार लेकर सीधा वेरोनिका के पीछे आने लगी उसकी जान लेने के लिए। वेरोनिका तो अब बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाते हुए मेन हॉल की तरफ भागने लगी। आवाज सुनकर यहाँ पर कैथी की भी नींद खुल गई जो सोई हुई थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने जाती है तभी उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड ट्रेंट आ चुका था।
ट्रेंट की आंख अभी भी काली होती है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगे हुए थे। ट्रेंट अब सीधा अपनी गर्लफ्रेंड कैथी के ऊपर टूट पड़ा और उसे मारने की कोशिश की। कैथी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाती है और खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है। ट्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड कैथी को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने उसे चीट किया होता है रिक के साथ मिलकर। कैथी किसी भी तरीके से बचते हुए अपार्टमेंट की छत पर आ गई थी, पर अब ट्रेंट भी वहां पहुंच चुका था। ट्रेंट उसे मार न सकी, इसीलिए कैथी ने वहां से जंप लगा दिया, पर इस पूरे प्रोसेस में उसका हाथ कट जाता है। बहुत ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी कैथी को वहां से भागने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वहीं अब हमें वेरोनिका दिखाई गई जो अपनी जान बचाते हुए एक ब्रिज की तरफ आ चुकी होती है, लेकिन वो फंस चुकी थी क्योंकि एक तरफ से एरिका तो दूसरी तरफ से एनी आ रही होती है। दोनों ने मिलकर वेरोनिका को घेर लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हुए खत्म कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट के अंदर कैथी सीधा भागते हुए रिक के साथ मिलती है। कैथी ने रिक को सब कुछ बता दिया कि कैसे ट्रेंट पागल हो चुका है और हमें मारने की कोशिश कर रहा है। रिक को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो कैथी को बचाते हुए एक बोट के पास आ गया, लेकिन उस बोट की चाबी तो अपार्टमेंट में रखी होती है। इसीलिए रिक ने कैथी को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया और वो सीधा अपार्टमेंट के अंदर चाबी लेने पहुंच गया। उसे चाबी मिल नहीं रही थी और उसने नोटिस किया कि फोन में नेटवर्क भी नहीं है, यानी वो मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। रिक की नजर उसी गेम के ऊपर गई जिसमें बहुत सारे कार्ड्स थे, पर जब वो कार्ड्स के अंदर देखने लगा तो वो पूरे ब्लैंक हो चुके होते हैं, यानी शुरुआत से ही इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। रिक जब चाबी ढूंढते हुए बेसमेंट की तरफ पहुंचा तो उसे वहां पर रॉबर्ट दिखाई दिया जिसकी बॉडी 2 पार्ट्स में कटी हुई थी। ये चीजें इतनी ज्यादा डरावनी होती हैं कि रिक ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। हमें तो अब एंटोनी दिखाया गया जो उसी ब्रिज के ऊपर आकर देख रहा था कि वेरोनिका की डेड बॉडी मौजूद है। वेरोनिका को तो एरिका और एनी ने जान से मार दिया था। वो दोनों तो एंटोनी से कह रही होती है कि तुमने जॉश का कत्ल किया है, इसीलिए अब तुम भी मरने वाले हो। लेकिन एंटोनी एनी को सबसे पहले ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिससे कि एनी की मृत्यु हो गई। एंटोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड एरिका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर रही थी, इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए एंटोनी ने उसे भी मार दिया। वहीं अब बोट हाउस के अंदर कैथी छुपी हुई थी और ट्रेंट वहां पर चाकू लेकर उसे ढूंढ रहा होता है। कैथी ने अपनी सांस भी रोक ली होती है ताकि उसकी लोकेशन का पता ना चले। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि रिक सही समय पर वहां आ गया कैथी की मदद करने के लिए। दोनों कोऑर्डिनेट करते हुए ट्रेंट को घायल कर देते हैं और पानी में गिरा देते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ जाने लगे। पर अब उनके सामने एंटोनी आ चुका था जिसके हाथों में चाकू होते हैं और उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी, यानी वो डेविल के कब्जे में है। एंटोनी उन दोनों के ऊपर हमला करने ही जाता तभी पीछे से पीट आ जाता है और उसने एक बंदूक की मदद से एंटोनी को गोली मार दी। एंटोनी तो मर गया था, लेकिन यहाँ रिक और कैथी को समझता ही नहीं कि आखिर वो यहाँ से कैसे बचकर निकले। पीट ने बताया कि मेरे पास एक ही गोली है, इसीलिए तुम दोनों यहीं पर रुको और मैं नाव की मदद से मदद लेकर आता हूँ। रिक और कैथी उसी जगह पर रुककर थोड़ा वेट करते हैं, पर अचानक बोट में से किसी के गोली चलाने की आवाज आई। दोनों बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे, इसीलिए वो नाव के पास जाकर देख रहे होते हैं। रिक ने देखा कि पीट की गन वहां पड़ी हुई है, पर जैसे ही वो दोनों एक्सप्लोर करते हुए नाव के उस हिस्से में गए जहां पर क्रैब्स रखे गए थे, वहां पर पीट की डेड बॉडी दिखाई गई जिसके बॉडी पार्ट्स वो क्रैब्स खा रहे होते हैं। इस बात से वो दोनों ही शॉक हो गए, क्योंकि इस तरीके से पीट को कौन मार सकता है। रिक ने तो यहाँ पीट की डेड बॉडी को तुरंत ही पानी में फेंक दिया और वहां से कहीं दूर जाने का बंदोबस्त करने लगे। रिक को नाव की चाबी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो डायरेक्टली इंजन को चालू करने चला गया। कैथी तो वहां पर लगातार सोई हुई थी, जिसे एक विजन आता है। कैथी ने देखा जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कार के अंदर रिक भी मौजूद होता है, जिसे उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। कैथी जब उनके पास गई तो उसका भाई मरने से पहले रिक को यही कह रहा था कि हमने ड्रिंक कर ली थी और मैंने पहले ही कहा था कि कार नहीं चलानी चाहिए, लेकिन रिक नहीं माना और ये एक्सीडेंट हो गया। कैथी इस बात से समझ जाती है कि रिक शुरुआत से ही उससे झूठ बोल रहा था। इसमें पूरी गलती रिक की है, जिससे कि कैथी के भाई की जान गई। अपने नींद से वापस उठने के बाद कैथी तो सीधा रिक को मारने की कोशिश कर रही होती है। उसी मोमेंट पर चेन शॉ मशीन लेकर सीधा ट्रेंट पानी से बाहर निकलता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिक बहुत डर गया था, इसीलिए उसने कैथी को आगे भेज दिया। ट्रेंट ने मशीन की मदद से कैथी को मार दिया और उसे पानी में फेंक देता है। वो तो अब एक चाकू लेकर सीधा रिक के पास जा रहा था उसे भी खत्म करने के लिए। रिक जो कि इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसने हिम्मत नहीं हारी और एक मछली पकड़ने वाले कांटे को ट्रेंट के गले पर लगाकर मारने लगा। अंत में वो ट्रेंट को मारने में कामयाब हो जाता है और पानी के अंदर फेंक देता है। यानी देखा जाए तो इतने सारे लोगों में से सिर्फ रिक ही अकेला बचा है।
इस मोमेंट पर तुरंत ही उसके दिमाग में दर्द होने लगा और वो अपनी आंखें बंद करके वापस खोलता है। तब जाकर रिक ने अपने सभी साथियों को सामने की तरफ देखा जो कि अभी भी गेम ही खेल रहे थे। यानी जो भी चीजें अब तक हुई थी वो रिक की एक इमेजिनेशन होती है। रिक का सर बहुत ही तेज दर्द दे रहा होता है, लेकिन अब ट्रेंट ने जो कार्ड उठाया वो रिक से पूछने लगा कि क्या तुम अपनी सारी इमेजिनेशन सच करना चाहते हो कि नहीं। इसका जवाब यस और नो में देना था। यानी कि अगर रिक यस कह देगा तो वो जिस तरीके से इमेजिनेशन देखा था उसी तरीके से उसके दोस्त मारे जाएंगे। रिक नो कहना चाहता था, लेकिन अब अचानक उसके मुंह से यस निकल जाता है और यहाँ पर रिक की आंखें काली हो चुकी थी। यानी सबसे पहले उसे ही डेविल ने प्रोसेस कर लिया है और जिस तरीके से विजन देखे गए थे उसी तरीके से लोगों को मारा जाएगा और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।